हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप कुमार। वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन यूट्यूब चैनल। आज अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11th का सेकंड लेसन कंटिन्यू करते हुए। तो अपना सेकंड लेसन था मौसम एवं जलवायु। मौसम एवं जलवायु अपने इससे पहले दो वीडियो में पढ़ चुके हैं कि मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होती है और इसका फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। 2 पॉइंट्स पहली वीडियो में डिस्कस किए थे, 2 पॉइंट्स अपने दूसरी वीडियो में डिस्कस किए थे और 2 पॉइंट्स आज अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब है वर्षण, या क्या होता है, वर्षा होती है। ठीक है, प्रिसिपिटेशन। तो वर्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, वर्षा किसे कहते हैं, इस सब की चीज़ों की डिस्कस अपने इस वीडियो में करेंगे। चलिए, तो वर्षा क्या होता है। वायुमंडल में जल वाष्प के संघनन के कारण या हिम जो जल होता है, हिमकण होते हैं, वो जब बड़े आकार में हो जाते हैं, यानी कि जो बादल बनते हैं। किससे बनते हैं बादल, अपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो वायुमंडल में जल वाष्प होती है वो संघनन हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है और द्रव या ठोस अवस्था में हो जाती है। उसको क्या बोला जाता है, मेघ बोला जाता है, बादल बोला जाता है। और धीरे धीरे इनका आकार इतना बड़ा हो जाता है कि यह वायुमंडल में निलंबन नहीं कर सकते, मतलब उड़ तैर नहीं सकते। तो क्या होता है कि छोटी छोटी बूंदें या कुछ बड़े आकार की बूंदें या बर्फ के रूप में जो जल होता है वो पृथ्वी पर पड़ता है, उसको क्या बोला जाता है, वर्षा बोला जाता है। तो लिखते हैं, वायुमंडल में संघनन के कारण जल वाष्प या हिमकणों का आकार, कणों का आकार अधिक बड़ा, इतना बड़ा हो जाता है कि वह वातावरण में निलंबित नहीं हो पाते हैं, निलंबित नहीं हो पाते हैं, जिससे जल या ठोस अवस्था, द्रव या ठोस अवस्था के रूप में पानी का धरातल पर गिरना वर्षा कहलाता है, वर्षण या वर्षा कहलाता है। ठीक है, वर्षा कहलाता है। अब वर्षा का फसलों पर अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रभाव की अपने चर्चा करेंगे। तो लिखते हैं, वर्षा का फसलों पर अनुकूल प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ता है अनुकूल, कि फसलों के फायदा हो जाता है। तो सबसे पहले अपने चर्चा करते हैं कि कौन सा अनुकूल प्रभाव वर्षा का फसलों पर पड़ता है। सबसे पहले मावठ होने से रबी की फसलों की पैदावार बढ़ती है।
मावठ क्या होता है? सर्दी के समय जो दिसंबर जनवरी में बारिश होती है उसको मावठ कहते हैं, और उससे क्या होती है? रबी की फसलों की पैदावार बढ़ती है। दूसरा, वर्षा होने से, मतलब जून जुलाई में वर्षा होने से खरीफ की फसलों की बुआई होती है। खरीफ की फसलों की बुआई होती है। अब खरीफ की फसलों की बुआई होगी। इसके बाद और क्या होता है कि यदि एक बार वर्षा होने के बाद में यदि मौसम साफ हो जाता है तो अंकुरण अच्छा होता है। एक बार वर्षा होने के बाद मौसम जब साफ हो जाता है तो अंकुरण अच्छा होता है। मतलब बुआई के समय वर्षा होने के बाद मौसम साफ होने से, मौसम साफ रहने से अंकुरण अधिक होता है। अंकुरण अधिक होता है। क्या होता है कि मौसम साफ रहेगा, वर्षा एक बार हो गई, उसके बाद मौसम साफ है बिल्कुल, और उससे क्या होता है कि अंकुरण ज़्यादा होता है। इनको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद में और भी बहुत सारे प्रभाव है जो अपने देखेंगे। हाँ जी, नोट कर लिया होगा। अब अपने कुछ अन्य प्रभाव है उनको भी देखते हैं कि कौन कौन से प्रभाव है जो वर्षा के कारण अपने को अनुकूल है, अच्छे होते हैं। तो आपने नोट कर लिया, तो देखते हैं। फसल की बुआई के बाद जब वो मैच्योर हो रही होती है तो 10 से 15 दिनों के अंतराल 10 से 15 दिनों के अंतराल पर वर्षा होने से पैदावार बढ़ती है। मतलब फसलों को पानी मिल जाएगा तो उसकी ऑटोमेटिक क्या हो गई? पैदावार बढ़ेगी। धान के लिए एक कहावत है, धान के लिए कहावत है, साठी होवे 60वें दिन जब पानी पावे 8वें दिन। इसका मतलब क्या है? साठी जो धान है वो 60वें दिन पककर तैयार हो जाता है। जब उसमें 8वें दिन पानी लगाया जाता है तो साठी धान 60वें दिन पककर तैयार हो जाता है। इसके लिए कहावत बनी है धान के लिए। यदि सितंबर माह में अच्छी वर्षा होने से रबी की फसलों की बुआई की जा सकती है। रबी की बुआई बारानी क्षेत्रों में रबी की फसलों की अच्छी बुआई की जा सकती है यदि सितंबर माह में बारिश हुई है तो। खड़ी फसल में दूधिया अवस्था पर वर्षा होने से दाने आकार में बड़े व स्वस्थ होते हैं। मतलब उनमें कमज़ोर नहीं रहते, आकार में बड़े होते हैं और पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं। ये तो था वर्षा का अनुकूल प्रभाव।
अब वर्षा का प्रतिकूल प्रभाव भी अपने देखते हैं। कई बार अधिक वर्षा हो जाने के कारण फसलें नष्ट हो जाती है, कई बार वर्षा ना होने के कारण फसलें नष्ट हो जाती है, और कई बार क्या होता है, असमय जब अपने को वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है उस समय बारिश आ जाने से भी क्या हो जाता है, फसलें नष्ट हो जाती है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में अपने देखेंगे प्रतिकूल प्रभाव। हाँ जी, देखिए वर्षा का प्रतिकूल प्रभाव। वर्षा का फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव। अब प्रतिकूल क्या प्रभाव हो सकते हैं, फसलें अधिक पानी कम पानी से भी नष्ट होती है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं अतिवृष्टि। अतिवृष्टि अतिवृष्टि क्या होती है, आवश्यकता से अधिक वर्षा, जितनी अपने को या फसलों को आवश्यकता है उससे अधिक वर्षा होना अतिवृष्टि कहलाता है। तो अतिवृष्टि से क्या होगा, क्या नुकसान होंगे, ये अपने पढ़ते हैं। अतिवृष्टि से फसलों में रोग हो जाते हैं, जैसे तनागलन रोग हो जाता है। पानी खड़ा रहने से तना गल जाता है। अब पानी नीचे जाएगा तो पोषक तत्व भी उसके साथ नीचे चले जाएंगे। लीचिंग या निक्षालन से पोषक तत्व नीचे चले जाते हैं। ठीक है, पोषक तत्व क्या चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, और फसलें पीली पड़ जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की मृदा में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी, अब मृदा में ऑक्सीजन की कमी होगी तो फसलें क्या हो जाएगी, पीली पड़ जाएगी, तो उत्पादन क्या होगा, कम होगा। इस प्रकार से अतिवृष्टि प्रभावित करती है। अब देखते हैं अतिवृष्टि से बचाव के उपाय। अब अतिवृष्टि तो हो गई, ये तो है भगवान के हाथ में। अब अपने क्या हाथ में है, अपने किस प्रकार से इसको बचा सकते हैं। तो अतिवृष्टि को बचाने के लिए, अतिवृष्टि से फसलों को बचाने के लिए पानी को सहनशील फसलें, जैसे धान, जूट, ठीक है, कपास, गन्ना, जो अधिक पानी चाहिए उन फसलों की बुआई करते हैं। दूसरा, अतिवृष्टि वाले क्षेत्रों में, अतिवृष्टि वाले क्षेत्र जो है उनमें जल निकास की उचित व्यवस्था, अब जल निकास क्या होता है कि पानी को खेत से बाहर निकाल देना। बाकी इसका अपने डीप में अध्ययन है, लेसन नंबर 5 सिंचाई और जल निकास में करेंगे। तो जल निकास यानी पानी को खेत से बाहर निकाल देना, जो अधिक पानी होता है उसको खेत से बाहर निकाल देना जल निकास कहलाता है। उसके बाद में जल निकास करके हल्की सिंचाई के साथ क्या करते हैं, कार्बनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। कार्बनिक खादों का प्रयोग,
इससे क्या होगा कि पानी का अवशोषण होगा, पानी नमी कम रहेगी वहाँ पे। ठीक है, ये था अतिवृष्टि और अतिवृष्टि से बचाव के उपाय, अपने किस प्रकार से बचा सकते हैं, इसको नोट कीजिए। इसके बाद अपने देखते हैं अनावृष्टि, जब वर्षा नहीं होती है। नोट कीजिए जल्दी से। हाँ जी, सेकंड, फर्स्ट था अतिवृष्टि, दूसरा है अनावृष्टि। अनावृष्टि, तो अनावृष्टि क्या होता है? आवश्यकता से कम वर्षा या वर्षा का बिल्कुल ना होना, बिल्कुल ना होना। अब या तो आवश्यकता से, जितनी आवश्यकता उससे कम वर्षा होना, या बिल्कुल भी वर्षा का ना होना अनावृष्टि कहलाता है। अनावृष्टि कहलाता है। अब अनावृष्टि से क्या नुकसान होगा कि बिना पानी या बिना वर्षा के फसलें पैदा कर पाना असंभव है। ठीक है, भारतीय जो कृषि है, भारत में जो खेती होती है, उसको मानसून का जुआ बोला जाता है। तो जो बारिश नहीं होगी तो क्या होगा कि फसलें पैदा कर पाना मुश्किल है। तो इसमें क्या होता है कि अपने इससे किस प्रकार से छुटकारा पा सकते हैं। तो अपने सबसे पहले देखते हैं बचाव के उपाय में। बचाव के उपाय, सबसे पहले बचाव के उपाय में कम पानी चाहने वाली, कम पानी चाहने वाली फसलों का चुनाव। कम पानी चाहने वाली क्या है, फसलों का चुनाव करेंगे। उसके बाद दूसरा अपने करेंगे कम पानी चाहने वाली किस्मों का चुनाव। कम पानी चाहने वाली किस्मों, अब फसलों का तो चुनाव कर लिया, किस्मों का भी ऐसा चुनाव करेंगे कि वो कम पानी चाहेगी। अल्प अवधि वाले, कम अवधि में पककर तैयार होने वाली, छोटा जीवन चक्र, छोटा जीवन चक्र, जीवन चक्र। फसल का जीवन चक्र क्या होना, छोटा होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि वह छोटे से समय में अपना जीवन चक्र पूरा करके अपने को उत्पादन दे देगा। ठीक है, उसके बाद अपने देखते हैं फसलों की बुआई होती है, वो वर्षा शुरू होने के बाद तुरंत बाद कर देनी चाहिए। बुआई वर्षा शुरू होते ही, वर्षा शुरू होते ही। अब वर्षा का और वेट नहीं करना चाहिए, जैसे ही वर्षा हुई अपने बुआई शुरू कर देंगे। इसके बाद कि फसलों में बीज दर 10% अधिक रखते हैं। बीज दर अधिक रखते हैं क्योंकि बीज अंकुरित कम होते हैं। शुष्क क्षेत्रों में बीज अंकुरण कम होता है। शुष्क क्षेत्रों में बीज अंकुरण कम। बीज अंकुरण क्या होता है, कम होता है। उसके बाद में पौधों की संख्या, पौध संख्या। अब पौध संख्या क्या करेंगे, 10%, 10 to 15% कम रखेंगे, क्योंकि अधिक पौधे होंगे तो नमी का अधिक अवशोषण करेंगे और कोई भी पौधा मैच्योर नहीं हो पाएगा, परिपक्व नहीं हो पाएगा। यदि पौधों की संख्या अपने कम रखेंगे तो कम पानी को अवशोषित करेंगे और सभी पौधे अच्छी तरीके से मैच्योर या परिपक्व हो सकते हैं। कार्बनिक खादों का प्रयोग कर देंगे जल संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद क्या करती है, जल का संरक्षण करती है, उसको ग्रहण करके रखती है। मल्च का प्रयोग करके, मल्च का प्रयोग, मल्च या पलवार या मल्च क्या होती है कि भूमि को एक कृत्रिम आवरण से ढक देना, पौधों के अवशेष से, पत्तियों से, पौधों के जो बचे हुए भाग है उनसे, या कभी कभी प्लास्टिक से भी ढका जाता है। तो पानी का ऊपर उड़ना यानी कि वाष्पीकरण जो दर होती है वो बिल्कुल नहीं होती,
तो पानी की बचत होती है। इस प्रकार से अपने पानी को बचत किया जा सकता है। अगला है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती जैसे मोठ और बाजरा, मोठ प्लस बाजरा। अब दो चीज़ों की खेती अपने उसी एरिया से कर सकते हैं, दो चीज़ों का प्रोडक्शन अपने एक ही एरिया से कर सकते हैं, तो इससे भी क्या होता है, शुष्क खेती में लाभ मिलता है। ठीक है, अब ये इसको नोट कीजिए आप। उसके बाद में अपने देखते हैं असमय जो वृष्टि होती है, जो बिना समय, जो अपने को आवश्यकता नहीं होती तब बारिश हो जाती है, उससे क्या नुकसान होता है। असमय वृष्टि। असमय वृष्टि से क्या होगा, जब अपने को पता ही नहीं होगा उस समय वर्षा हो जाएगी तो अपने को नुकसान होगा। असमय वृष्टि जैसे कि फसलों के कब होती है, पुष्पन के समय। अब पुष्पन के समय वर्षा होगी तो जो परागण है, परागण है, परागकण जो नर पुष्प में छोटे छोटे कण होते हैं जो मादा पुष्प को परागित करते हैं जिससे फल बनता है, तो परागण क्या हो जाएंगे, जड़ जाएंगे। ठीक है, परागण यदि जड़ जाएंगे तो क्या होगा कि वो परागित नहीं कर पाएंगे, निषेचित नहीं हो पाएगा और फल का निर्माण नहीं होगा। तो पुष्पन के समय वर्षा होने से परागण प्रभावित होता है। किस प्रकार प्रभावित होता है, मैंने बता दिया कि परागकण है जो नर पुष्प में परागकण होते हैं वो धुल जाएंगे, झड़ जाएंगे और फूलों और फलों का झड़ना। अब फूल और फल क्या है, अधिक तेज वर्षा से झड़ जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद अपने और देखते हैं इससे क्या नुकसान होता है। बुआई के यदि तुरंत बाद यदि वर्षा होती है तो अंकुरण प्रभावित होता है। क्या होता है, अंकुरण प्रभावित। अंकुरण नहीं होता। यदि बुआई के तुरंत बाद वर्षा हो गई तो अंकुरण नहीं होगा। ठीक है, अब अपने नोट करते हैं नेक्स्ट। अब यदि बुआई के बाद खड़ी फसल में निरंतर वर्षा से क्या हो जाता है, यदि खड़ी फसल में निरंतर वर्षा होती रहेगी तो निराई गुड़ाई नहीं होगी, निराई गुड़ाई प्रभावित होगी। अब निराई गुड़ाई नहीं करेंगे तो उसमें क्या, खरपतवार बहुत सारे उग जाएंगे और वो जल का भी अवशोषण करेंगे और पोषक तत्वों का भी अवशोषण करेंगे और फसलों के साथ मिलावट करके उनकी क्वालिटी भी डाउन करेंगे। फसलों की वृद्धि पर अब फसलों की वृद्धि पर कैसे प्रभावित होती है, जैसे कि मान लो गन्ना या ज्वार या अपने मक्का की सोविंग कर रखी है या बाजरा की सोविंग कर रखी है, बिजाई कर रखी है और असमय वर्षा आ गई, अधिक तेज आंधी तूफान के साथ वर्षा आ गई, तो क्या होगा कि ये आपस में टूट जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे और इससे क्या होगा, फसल गिर जाएगी, क्रॉप ब्लॉकिंग हो जाएगा, फसल गिर जाएगी। बिल्कुल गेहूं में भी होता है और फसल गिर जाने पर क्या होगा, उनकी कटाई में भी दिक्कत आएगी और उनकी बढ़वार में भी दिक्कत आएगी। ठीक है, यदि आकाश में बादल रहेंगे और छोटी छोटी बूंदों के रूप में वर्षा होगी, बादलों के रहने व छोटी छोटी फुहार होने से रोग व कीट
बढ़ेंगे। रोग व कीट क्या होंगे? अधिक होंगे। यदि रोग व कीट अधिक होंगे तो उत्पादन अपना कम होगा। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिए। इसके बाद अपने देखते हैं बचाव के उपाय। बचाव यहां देख लेते हैं। बचाव, अब यदि अपने बीज देखो अंकुरित नहीं हो पाए हैं तो अंधी गुड़ाई क्या करते हैं? अंधी गुड़ाई से कठोर परत को तोड़ देते हैं या पपड़ी को तोड़ देते हैं। कठोर परत या पपड़ी, भूमि की ऊपरी पपड़ी बन जाती है, उसको तोड़ देते हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया कि अंधी गुड़ाई या भूपपड़ी से को अंधी गुड़ाई से तोड़ देते हैं। जल निकास, दूसरा क्या होता है? जल निकास की उचित व्यवस्था रखेंगे। जल निकास की उचित व्यवस्था। अब जल निकास की अच्छी व्यवस्था अपने पास यदि होगी तो क्या होगा कि अपने असमय जो वर्षा होगी उससे कुछ हद तक अपने उससे निजात पा सकते हैं। इसको जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद अपने आगे लिखते हैं वायु या ओलावृष्टि। ओलावृष्टि बच गया। फोर्थ, ओलावृष्टि। आसमान से, सरल से परिभाषा लिखते हैं, आसमान से छोटे छोटे बर्फ समान पानी के टुकड़े गिरना ओलावृष्टि कहलाता है। मतलब पानी के बर्फ के समान टुकड़े होते हैं, वो आसमान से गिरना, ये छोटे भी हो सकते हैं, थोड़े बड़े भी हो सकते हैं। तो वो ओले गिरना क्या कहलाता है? बर्फ के टुकड़े गिरना ओलावृष्टि कहलाता है। ओलावृष्टि का फसल पर क्या प्रभाव है? सेम, फल फूल झड़ जाते हैं। अधिक तेज होने पर टहनियाँ टूट जाती हैं। अब क्या होता है कि इसका बचाव का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि ओलावृष्टि की अपने को कोई संभावना नहीं होती कि ओलावृष्टि होने वाली है, कोई सूचना नहीं होती। और सूचना होती भी है तो भी अपने कोई भी बचाव नहीं कर सकते, क्योंकि अपने पास कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसको नोट कीजिए। इसके बाद अपने हवा के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी, नोट कर लिया। हाँ जी, अब अपने पढ़ते हैं कि हवा या वायु। अब हवा या वायु का क्या प्रभाव पड़ता है? फसल के उत्पादन पर हवा या वायु का क्या प्रभाव पड़ता है? हवा क्या होती है? जो अपने वायुमंडलीय दाब के कारण पवनें चलती है, हवा चलती है, उसको वायु कहते हैं। ठीक है, इसकी कोई खास परिभाषा नहीं है। वायुमंडलीय दाब के कारण जो लहर चलती है उसको हवा बोलते हैं, कुछ भी बोल लो जाए। ठीक है, तो आपने इसमें लिखते हैं अधिक दाब से कम दाब की ओर क्षैतिज गमन करने वाली पवनें हवा कहलाती है। यह है हवा की परिभाषा। ठीक है, इसके बाद में हवा का अनुकूल प्रभाव। फसलों पर अनुकूल प्रभाव क्या पड़ता है? अब हवा का अनुकूल प्रभाव, फिर पढ़ेंगे अपने प्रतिकूल प्रभाव। वायु है जो पौधों की वृद्धि और विकास को
वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। प्रभावित करती है किस प्रकार से करती है? यदि पश्चिमी हवाएं चलेगी तो फसल की बढ़वार अधिक होगी। पश्चिमी हवा चलने से बढ़वार अधिक। अब पश्चिमी हवा किसे कहते हैं? जो पश्चिम की ओर से आ रही होगी उसी दिशा के आधार पर इसका नाम रखा गया पश्चिमी दिशा। अब उत्तर से आ रही है तो उत्तरी हवा और पश्चिम से आ रही है तो पश्चिमी हवा, यह इसी प्रकार इनके नाम रखे जाते हैं। ठीक है, इनकी क्या होती है? बढ़वार अधिक होती है। जुलाई अगस्त में मानसून आता है। कैसे आता है? हवा चलने से, हवा के कारण ही मानसून आता है। इसके बाद अपने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, परागण होता है। हवा से परागण होता है। अब अधिकतर जो सेल्फ पॉलिनेटेड स्वपरागित फसलें हैं जैसे मक्का, ज्वार, सरसों, इनमें क्या होता है कि मक्का, ज्वार, सरसों आदि में क्या होता है कि परागण की क्रिया होती है। परागण क्या होता है? निषेचित होना, नर से पराग कणों का मादा तक पहुंचना। तो ये कौन करता है? ये काम वायु करती है या हवा करती है। यदि हवा धीरे चलेगी तो पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे में धीरे चलने से हवा धीरे चलने से पौधों में CO2 की उपलब्धता बढ़ती है। अब CO2 की उपलब्धता बढ़ेगी तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा होने से भोजन ज़्यादा बनेगा और भोजन ज़्यादा बनने से पौधा स्वस्थ रहेगा। अब देखते हैं अपने प्रतिकूल प्रभाव। अनुकूल प्रभाव आपने देख लिए, इसके बाद देखते हैं प्रतिकूल प्रभाव। प्रतिकूल प्रभाव कौन कौन से ऐसे प्रभाव है जिसके कारण अपने फसल उत्पादन में नुकसान होता है? सबसे पहले हवा क्या होती है? या तो गर्म होगी या ठंडी होगी। तो लू, मई, जून, जुलाई, इन महीनों में क्या होता है कि गर्म हवा चलती है, इसको क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। और शीतलहर, ये क्या होती है? दिसंबर जनवरी में ठंडी हवा चलती है, इसको क्या बोलते हैं? शीतलहर बोलते हैं। ये दोनों ही है फसल उत्पादन पे प्रतिकूल प्रभाव डालती है। ठंड की वजह से भी पौधे मर जाते हैं और अधिक गर्म हवा चलने से भी पौधे जल जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसको नोट कीजिए। उसके बाद में पढ़ेंगे अपने क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे आंधी तूफान आने से क्या होते हैं? जो बड़ी फसलें होती है उनमें टूटने की संभावना रहती है। जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, ये क्या हो जाती है? टूट जाती है। ठीक है, आंधी या तूफान आने से, अधिक तेज हवा चलने से। उसके बाद में वृक्षों की टहनियाँ टूट जाती है। यदि तेज गर्म हवाएं चलेगी तो फसलों की जल मांग बढ़ेगी, तो जल की आपूर्ति अपने को अधिक करानी पड़ेगी। जैसे जल मांग कैसे बढ़ेगी? अधिक तेज हवा चलेगी तो उसको पानी का वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा तो पौधों में अपने को पानी की आवश्यकता अधिक होगी, तो पानी की आवश्यकता अधिक होने से भी अपने को नुकसान होता है। फल वृक्ष जो होते हैं, पेड़ पौधे, फलों वाले पेड़ पौधे हैं, फल वृक्ष है जैसे आम, केला, इनके क्या होते हैं? पुष्प भी झड़ जाते हैं और बचे हुए फूल
फूल और फल भी झड़ जाते हैं। पुष्प और फूल एक होता है, फूल और फल भी क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। इसके बाद में अपने बचाव के उपाय, बचाव के उपाय ये मस्ट इंपॉर्टेंट है कि बचाव के उपाय कौन कौन से हैं। एक तो अपने जिस दिशा से हवा आ रही है वहाँ वायुरोधी वृक्ष लगा देते हैं, वहाँ क्या कर देते हैं, वायुरोधी वृक्ष लगा देते हैं। जैसे उत्तर दिशा से तेज आंधी आती है तो उत्तर दिशा में अपने क्या कर देंगे, वायुरोधी वृक्ष लगा देंगे, जिससे दीवार का कार्य करेगा और वायु की गति कम हो जाएगी, जिससे लू और शीतलहर से भी बचाया जा सकता है। उसके बाद में दूसरा क्या होता है बेटा, प्रोपिंग। प्रोपिंग क्या होता है कि फसलों को गन्ने और ज्वार और मक्का में ये किया जाता है कि आपस में उनको बांध दिया जाता है। 5-5-6 गन्नों को लेके आपस में क्या कर दिया जाता है, उनकी पत्तियों से उनको बांध दिया जाता है, जिससे आंधी आने से, तेज हवा से गिरने का भय कम रहता है। ये प्रोपिंग होती है, ये गन्ने में की जाती है। अब खेत के चारों ओर झाड़ीदार बाड़ लगाकर अब क्या करेंगे, झाड़ी वाले जो जड़बेरी वगैरह झाड़ी होती हैं, झाड़ियाँ लगा के क्या कर देता है, हवा को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे पशु भी नहीं आएंगे। खेत के चारों ओर जाली की टाइप हो जाएगी, पशु भी नहीं आएंगे और गर्म और तेज हवाएं भी नहीं आएगी। अब कुकुरबिटेसी फल की जो अवरोधी फसलें हैं, कुकुरबिटेसी सब्जियां हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, ये जो फसलें हैं ये क्या है कि तेज से हवाओं के प्रति प्रतिरोधी है, हवा के प्रति प्रतिरोधी फसलें हैं। इन फसलों की बुआई करके भी अपने इनसे बचा जा सकता है। ये सब अपने पढ़ा है कि फसलों पर मौसम एवं जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगली वीडियो अंतिम वीडियो रहेगी इस लेसन की, और उसमें पढ़ेंगे अपने कि कौन से इंस्ट्रूमेंट जो उपकरण हैं जो अपने इस लेसन में काम लेंगे या मौसम और जलवायु के लिए अपने काम में लेते हैं। तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। यदि आपका कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस लेसन की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद।